नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपकी इस रिवीजन वाली शंका को दूर कर देता हूं। काफी समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरे थोड़ा सा समय सेट नहीं हो पा रहा था और मैंने ये कहा था आप लोगों को कि शनि रवि को टाइम सेट करके अपन करेंगे, क्योंकि देखो पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए ही हम प्रयास करते हैं, क्लासेस रहती है कंटिन्यू, आप सभी जानते हो। और इतना सारा मैनेजमेंट कैसे मैं कर पाता हूँ ये तो अब आप लोगों को पता ही है, और कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है, ठीक है, चल रहा है। तो आज अपन जिस चीज पे चर्चा करेंगे कि याद कैसे रखा जाए, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों की समस्या होती है कि सर हम पढ़ते बड़ा दिल लगा के हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद में ये लगता है कि हम जैसे भूल गए। और रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, यदि बात करें अपन जाने टॉपर्स का तरीका। अब ये ऐसे ही वाले टॉपर्स के तरीके नहीं है, जो जेन्युइन टॉपर है, यानी कि एक चीज मन से निकालिए आप बाहर कि 5-10% या 2% लोग जो फर्जीवाड़ा करके लगते हैं उनको दिमाग में रख के कभी भी पढ़ाई नहीं करनी। 90% लोग, यानी कि 90 से 95% जो अपनी मेहनत के दम पे लगते हैं उनको आदर्श बनाओ और उनके तौर तरीके के अनुसार आगे चलो, तो सब कुछ अच्छा होगा। जितना आप अच्छा सोच सकोगे उतना अच्छा कर पाओगे। जितना आप नेगेटिव चीजें देखोगे या नकारात्मक चीजें देखोगे तो वहां नेगेटिव बातें ही दिमाग में रहेगी। तो बी पॉजिटिव और सही तरीके से आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, मैं आपको जो टिप्स और जो तरीका बता रहा हूं, यदि आप इसे रेगुलर फॉलो कर लेंगे तो आपके रिवीजन संबंधी जो है समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी। और चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे अपनी स्टडी को, ठीक है। तो क्या तरीका होता है कि क्या पढ़ने में क्या चीजें की जाए या कैसे की जाए, रिवीजन कब कब और कैसे करना चाहिए। देखो, यदि अपन बात करें विद्यार्थी जब पढ़ना शुरू करता है, बड़ी उमंग के साथ में शुरू करता है और पढ़ता पढ़ता उसे इंटरेस्ट भी आता है, पढ़ता पढ़ता बहुत आगे चला जाता है। लेकिन होता यह है, उसकी गलती कहां होती है कि वो आगे चल रहा है लेकिन उसने पीछे मुड़ के वापस देखा ही नहीं। यहां पे रिवीजन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समय समय पे पीछे वाले ज्ञान को स्थायी करना है। अब वो एकदम से स्थायी नहीं होगा। कभी भी नई चीज है तो आपको एक बार रीडिंग लगानी पड़ेगी। रीडिंग लगाने के बाद 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ोगे, तब धीरे धीरे वो चीजें स्थायी मेमोरी में जाएगी। थोड़ी थोड़ी जाती है, वो भी पूरी एक साथ स्थायी मेमोरी में नहीं जा सकती। कोई ऐसा स्वामी विवेकानंद नहीं है, विवेकानंद जी के बाद में कोई ऐसा विवेकानंद पैदा नहीं हुआ जिसके डायरेक्ट स्थायी मेमोरी में चली जाए चीजें। समझ रहे हो इस चीज को। तो क्या होगा कि बार बार, इसीलिए आपको कहा जाता है, कहने वाले जितने भी गाइडेंस देते हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, देखना एक चीज हर गाइडेंस देने वाला कहेगा, हर मार्गदर्शक कहेगा कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने से बढ़िया है एक किताब को बहुत ज्यादा बार पढ़ो। क्यों कहता है? क्योंकि बहुत ज्यादा बार पढ़ोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें स्थायी मेमोरी में जाती है, और स्थायी मेमोरी में एक बार चीजें चली गई उसके बाद में आप उसे चाह कर भी नहीं भूल पाओगे, वो हमेशा स्थायी हो जाती है। कई चीजें ऐसी होती है ना, हमने बचपन में पढ़ी हुई जो हमें अभी भी याद रहती है, कई चीजें तो वो स्थायी मेमोरी में जा चुकी है। और अपन स्थायी मेमोरी में कैसे चीजों को डाल सकते हैं, उस पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई नई विषय वस्तु या नई पाठ्य पुस्तक या जो भी लाते हो, एक बार रीडिंग लगाओ। सिर्फ ये नहीं सोचना कि एक बार में हमें याद होगी। ये दिमाग में कई सारी हम धारणाएं लेके चलते हैं, कई सारे पहले से ही हम सोच के चलते हैं, तो वो फिर बाद में क्या है, हमें लगता है कि यार याद तो हुई नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं ऐसे ही। एक बार सिर्फ रीडिंग लगाओ, देखो कि क्या है। एक बार रीडिंग लगा ली, उसके बाद में फिर जो है आप वापस उसी चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो आपको कई सारी चीजें याद होगी। और सबसे जो मूल मंत्र है रिवीजन का, वो ये है कि जिस तरह से अपन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि विकास जो है वो वर्तुलाकार आगे चलता है, उसी तरीके से आपको रिवीजन में भी यही पैटर्न काम में लेना है। क्या पैटर्न है कि कभी भी आप जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो आपको जो है वापस थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन देखो ये वर्तुलाकार कहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे आ रहे हैं। तो पीछे का ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता चलता है। पीछे का ज्ञान क्या होता है, वापस पीछे जाके अपन उस चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं। ये एक है ना, कंपटीशन में विद्यार्थी बहुत बड़ी जो भूल करते हैं वो रटते हैं। कभी भी चीज को रटने से याद नहीं होता। आप उसे 2-3 बार पढ़ो, लेकिन रटना नहीं। रटना किसे कहते हैं कि जैसे आप पढ़ रहे हो महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह था, महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह था। ये कोई तरीका थोड़ी है। ये 4वीं-5वीं के बच्चे कर ले तो अपन मान भी ले कि उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता, वो कर रहे हैं। मैं देखता हूं कई सारे स्टूडेंट इस तरीके से रटने बैठते हैं। अब ये इस तरीके से यदि आपको रटना पड़ रहा है तो आप कंपटीशन एग्जाम के लायक नहीं है। इस बात को स्वीकार कीजिए और उसके लिए प्रिपेयर रहिए। आपको रटना नहीं है चीजें, ये चीजें जो है सीधी तरीके से ही पढ़ी जाती है, ठीक है। फिर क्या करना है, अब स्थायी
मेमोरी में कैसे जाएगी, वर्तुलाकार कैसे चलेगी, तो मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से मेमोरी में स्थायी जाती है, इन सभी चीजों को 10-15 मिनट निकाल के अपनी जो है कैरियर के लिए देखना है आप लोगों को। तो स्किप वगैरह करके देखते हो तो देखो फिर वही चीजें आप कमेंट में पूछोगे, इसलिए धैर्य के साथ में देख लो कि एक बार में ही सही पैटर्न पता चल जाए। देखो जैसे कि अब स्थायी मेमोरी में कैसे जाएगी, इन रिवीजन में सहायक सामग्री आप लोगों के पास होनी बहुत जरूरी है। देखो पढ़ने के सभी के अलग अलग पैटर्न होते हैं, कई जने नोट्स बनाते हैं, कई जने सिर्फ बुक में ही पढ़ते हैं, कई जने बुक के अंदर ही एक्स्ट्रा चीजें लिखकर उन्हीं को नोट्स के रूप में बदल देते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो या कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप लोगों के पास में ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। दो तो बहुत जरूरी है। देखो हाइलाइटर यदि देखा जाए तो एक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, जो इतने आर्थिक सक्षम नहीं होते, उनके लिए ये महंगा पड़ता है। तो आप पेन या पेंसिल को जो है प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इवन कि मैं भी जब पढ़ता था तो मैं ज्यादातर पेन को ही जो है अंडरलाइन करने के लिए काम में लेता था, हाइलाइटर क्योंकि बहुत महंगे पड़ते थे। और कंपटीशन एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट बहुत सारी चीजें जो है मैनेज करके चलता है, उसे बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो हाइलाइटर वैसे महंगे पड़ते हैं, आप यदि सक्षम हो तो आप हाइलाइटर ले सकते हो, लेकिन इन्हें यूज करने का एक तरीका होता है। एक जने किताब में देखी, वो मतलब पूरी किताब में हाइलाइटर घिसी हुई है, अब पूरी में ही घिसा है हाइलाइटर, तो फिर हाईलाइट करने का क्या मतलब है। हाइलाइटर किन चीजों को किया जाता है, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध है, अब हल्दी घाटी का युद्ध अपन पढ़ रहे हैं कि उसकी डेट को हाईलाइट करना है 18 जून 1576, ताकि कभी भी वापस देखें तो अपना सीधा जो है फोकस वहां जाना चाहिए। इस तरीके को हाईलाइट करना होता है, और इसे जो है हाईलाइट किया हुआ सही पैटर्न माना जाता है। अब पूरी किताब को आप हाईलाइट कर रहे हो तो हाईलाइट करने का मतलब क्या है, फिर तो वो जैसे लिखा हुआ वैसे ही है। तो कभी भी पूरी किताब को हाईलाइट नहीं करना है, क्या करना है, और पेन या पेंसिल से करते हो तो अपन क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। इसमें 2-3 तरह की पेन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कि हाँ, जो बहुत ज्यादा आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे जो है आप बढ़िया तरीके से अलग रंग की पेन से काम ले लो। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे आप इस तरीके से भी पेन से करके और हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीका होता है, अपना सीधा फोकस वहां पे जाता है, तो रिवीजन में बहुत सहायक होती है ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों के पास में रिवीजन में पहले होनी चाहिए कि आपने एक बार रीडिंग लगाई तब कोई चीज हाईलाइट नहीं करनी है। सबसे पहले बार में आप रीडिंग लगा रहे हो कोई भी चीज, अब उसको एक बार रीडिंग करना है, ठीक है। दूसरी बार जब पढ़ोगे तब आपको उसमें पता चलेगा कि ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हाईलाइट करने लायक है। जैसे कोई युद्ध की दिनांक हो गई, युद्ध किन के बीच में हुआ, ये हो गया। अब बीच में पूरी स्टोरी है, उसमें कोई हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी एक बार पढ़नी होती है, बस दिमाग में बैठ गई चीज, रानी पद्मिनी की स्टोरी पढ़ ली, अब उसे बार बार रटना थोड़ी है। तो रिवीजन में अनावश्यक सामग्री को बाहर निकालना है। एक बार जो समझ में आ गई अब उसे रटने की, जैसे मैंने आपको वो उनकी इनकी स्टोरी बताई थी, किसकी, पिंगला वाली स्टोरी बताई थी अलवर में, बर्तरी, ऋषि बर्तरी की। अब ऋषि बर्तरी की स्टोरी बताई, स्टोरी बहुत बड़ी थी और इंटरेस्टिंग थी, मजा भी आया, लेकिन मेन चीज क्या था, कनफटे नाथों के तीर्थ स्थली वगैरह, वो तो हाईलाइट क्या चीज होगी, सिर्फ वो होगी। ऐसे में रिवीजन करना आसान रहता है। एक चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैटर की अति से बचना होगा। मैटर की अति से बचना है, कैसे कि बहुत ज्यादा एक विद्यार्थियों के बीच में बहुत, मतलब ये आजकल बहुत एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, वो ये है कि उनके मन में ये धारणा बन गई कि बहुत ज्यादा पढ़ो, प्रश्न कहीं से भी आएगा, बहुत ज्यादा पढ़ो। मुझे ये बताओ, ऐसा कौन माइका लाल है जो 2000 पेज पढ़ के 2000 पेज दो पूरे के पूरे याद रख ले। बहुत ज्यादा पढ़ना कभी सफलता का आधार नहीं बना है। सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना कभी भी कोई आपको सजेस्ट नहीं करेगा जिसने सफलता देखी है। बहुत ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ के याद रखना महत्वपूर्ण है। तो एक चीज तो दिमाग से निकालो कि हाँ बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा, अरे आप 100% को कवर करने के चक्कर में 2000 पेज पढ़ते हो। फोकस करो 90% पे, उसमें आपको 500-700 पेज पढ़ने पड़ेंगे। कितना फर्क पड़ गया, 500 पेज कहां पढ़ने और कहां 2000 पेज पढ़ने। 2000 पेज पढ़े हुए याद भी नहीं रहेंगे, 500 पेज पढ़े हुए उसमें से आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे या हाईलाइट कर लोगे चीजें, तो वो सिमट जाएगा 100, 150, 200 पेज के अंदर, और उसे रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या होता है, आप गलत तरीके से आगे बढ़ते हो ना, तब आप लोगों के लिए ये चीजें मुश्किल होती चली जाती है। क्या यार अभी रिवाइज ही नहीं हो रहा, फिर वहां उबाऊपन आ जाता है और धीरे 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 हम बैकफुट पे आ जाते हैं। तो इन चीजों का, बेसिक चीजों का ध्यान रखना है रिवीजन के अंदर। अब जैसे कोई भी चैप्टर है, ठीक है, कोई भी चैप्टर है, मान लीजिए कि अपन ने जैसे कि मैं पशु परिचर की बात करूं तो अपन ने जैसे शिलालेख पढ़े, शिलालेख पढ़े, इस चैप्टर को अपन
आधार बनाते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। शिलालेख पढ़ लिए, आज मान लो शिलालेख पढ़ा, आप मेरी क्लास पढ़ ली, आप लोगों ने बुक्स पढ़ ली, नोट्स बना लिए, ठीक है। अब उसे याद भी कर लिया एक बार, ठीक है, एक बार तो रीडिंग लगाई, एक दो बार में याद भी हो गया। अब आप क्या करोगे, अगले चैप्टर पे जाओगे कि सिक्के पढ़ लिए, फिर क्या करोगे कि राजपूतों की उत्पत्ति वो पढ़ ली। अब जैसे 3-4 चैप्टर आगे जाते हो तब आपको फिर वापस पीछे आना है, यानी कि आपने कितना 4-5 दिन का समय लगा लिया दूसरे चैप्टर पढ़ने में। अब वापस एक बार इस चैप्टर को अब क्या करना होगा, अब आपने हाईलाइट कर रखा है उसे, ठीक है, मेन चीजें हाईलाइट कर रखी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर रखा है। अब जब 4-5 चैप्टर और पढ़ चुके हो आप, तब इस चैप्टर पे वापस आओ और रिवाइज करना है इसको, यानी कि मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी है। जो कंसेप्ट समझने के लिए पढ़ी थी अब उन्हें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ मुख्य मुख्य चीजें जो हाईलाइट कर रखी थी उन्हें पढ़ रही है, इसलिए मैंने ये चीजें पहले यहां लिखी। यदि आपने नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है बहुत बढ़िया है। मैं वैसे मेरी क्लासेस तो सारी लेता हूँ, नोट्स मेकिंग ही है, चिंता मत करो, मैं बीच में अनावश्यक सामग्री डालता ही नहीं हूं, तो वो तो सीधी नोट्स मेकिंग ही है। यदि मेरी वन लाइनर भी आपके पास में है तो वो भी नोट्स मेकिंग ही है, वहां पे भी आप लोगों को कोई अलग से मतलब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा पका पकाया है। ये अंडरलाइन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे शिलालेख, अब 4-5 चैप्टर पढ़ लिए, अब शिलालेख पढ़ा, अब वापस जैसे आगे जाओगे 4-5 चैप्टर और पढ़ोगे, तब वापस जैसे इसके बाद में सिक्के पढ़ा था तो उससे जस्ट पहले 10 मिनट इसकी रीडिंग करनी है, फिर सिक्के की रिवीजन कर लिया, फिर आगे बढ़े हो। इसी चीज को कहा जाता है वर्तुलाकार तरीके से पढ़ना। और ऐसे ऐसे जैसे पहला चैप्टर था उसका अपन ने 7 दिन में रिवीजन किया, अब उसी पहले चैप्टर का फिर वापस जो है अपने मान लीजिए 11-12 दिन में वापस एक बार नजर मारी, फिर उसी चैप्टर का है अपन 20-25 दिन बाद फिर एक बार नजर मारी, तो अब उसमें से चीजें स्थायी मेमोरी में जानी शुरू हो जाती है, वहां पे स्थायी मेमोरी में जानी शुरू हो जाती है। अपनी गलती क्या होती है कि अपन पढ़ते पढ़ते याद करते करते चलते राजस्थान का इतिहास पूरा पढ़ लिया, फिर वापस रिवीजन करने पहले चैप्टर पे आएंगे तो वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि तब तक अपन पहला चैप्टर भूल चुके हैं। यह मानव की प्रकृति है, भूलना मानव का स्वभाव है, तो इसलिए बीच बीच में अपन को रिवाइज करना होता है। थोड़ी सी आगे बढ़े हो वापस पीछे आकर चेक करना होता है, वापस मेन चीजें पढ़नी है, वहां पे ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ही नई दिनचर्या शुरू कर रहे हो एक बार थोड़ा सा रीडिंग कर लो पीछे की मेन चीजें, और रिवाइज करने समय भी जैसे कि अब शिलालेख वगैरह आ गए या कोई युद्ध वगैरह आ गए तो फिर कुछ चीजें हिडन करके पढ़ी जाती है। मान लीजिए फलाना शिलालेख यहाँ लिखा हुआ है, इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, इसको हिडन करके कि हमें याद कितना है, तो दिमाग में क्या होगा, चिंतन होगा, मनन होगा, तब जाके चीजें स्थायी मेमोरी में जानी शुरू हो जाती है। ये होते हैं पैटर्न पढ़ने के, और जो इन तरीकों को फॉलो करता है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी रणनीति के साथ में आगे बढ़ता है। अब जैसे कि मैं बताऊं आप लोगों को, ठीक है, मैंने कुछ टॉपिक भी लिए यहाँ पे, ये मेरी ही एटलस के पेज है, तो अभी तो देखो मार्केट में शायद अवेलेबल नहीं है, ये पहले की थी। अब यदि ये चैप्टर लेते हैं अपन, मान लीजिए आपके पास में कोई दूसरी पुस्तक है जिसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट दे रखा है, तो उसमें से आपको पहले मक्खन निकालना पड़ेगा कि हाँ मक्खन, ये भी हालांकि ज्यादातर नोट्स मेकिंग पे आ गई, लेकिन फिर भी अपन जैसे कि अपन इसको देखते हैं, ठीक है, ये राणा सांगा के बारे में। अब आप लोगों को हाईलाइट करने में बताऊं चीज कि आप पढ़ रहे हो, देखो यहां से जैसे 16वीं सदी के महान शासक राणा सांगा 80 गांवों का विवरण कर्नल टॉड ने करते हुए सैनिक का भग्नावशेष का। अब इसमें से इतनी चीज पढ़ी, इसमें से आप हाईलाइट क्या करोगे? अब कई जने क्या करते हैं, पूरे को हाईलाइट करते हैं। अरे पूरा ना हाईलाइट नहीं करना है, हाईलाइट क्या चीजें की जाती है, मुख्य क्या चीज करोगे हाईलाइट? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है, सैनिकों का भग्नावशेष, और कहा किसे, सांगा, ये हो गया हाईलाइट। अब जब भी रिवाइज करोगे, वापस रिवीजन करने आओगे, ये इतना पढ़ना ही नहीं है कि सांगा को कर्नल जेम्स टॉड ने सैनिकों का भग्नावशेष का। अब ये 80 गांव ऑलरेडी याद रहेगा, ये चीजें जो है कुछ चीजें ऑलरेडी याद रहती है, तो बस ये पैटर्न फॉलो करना है। अब जैसे राणा सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता था, अब पता है कि ये सांगा के बारे में एक जगह आ गया तो बार बार सांगा को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधे की सीधे हिंदूपत को हाईलाइट कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, आ गया। फिर इनकी जीवनी अजमेर के हरविलास शारदा ने लिखी, तो यहां जीवनी के नीचे अंडरलाइन हरविलास शारदा। अब यहां पे बार बार सांगा सांगा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांगा के बारे में ही चीजें पढ़ रहे हैं, याद रहेगी चीजें, ठीक है। फिर आ गया कि सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक, तो यहाँ क्या, दिल्ली का शासक, और 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी था। तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड को भले हाईलाइट नहीं भी करोगे ना, क्योंकि आप लोगों को ये सांगा का टाइम पीरियड याद है क्योंकि सांगा पढ़ रहे हो, तो दिल्ली का शासक और इब्राहिम लोदी डायरेक्ट रिवीजन करने होते हैं। फिर बाद में इतना आसान हो जाता है रिवाइज करना, क्योंकि वो चीजें फिर समय नहीं लेती आप लोगों का। अब मान लीजिए आप फिर पूरी रीडिंग लगाने बैठे हो, इतना सारा पढ़ चुके, फिर वापस शुरू से करके और एंड तक ऐसे का ऐसे पढ़ रहे हो,
तो आपके रिवीजन करने का क्या तरीका? आप तो अभी तो वही पैटर्न से चल रहे हो, वो रिवीजन नहीं कहा जाता, वो तो गधा मजूरी कही जाती है। ठीक है, गधा मजूरी नहीं करनी है, सिलेक्शन के लिए करना है स्मार्ट वर्क। और आप लोग बार बार पूछते हो ना स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? ये स्मार्ट स्टडी है। ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी के कोई अलग से सिंग लगे नहीं होते कि सर स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं। आप नोट्स बना के बहुत बढ़िया तरीके से हाईलाइट करते हो, उन चीजों को रिवाइज करते हो, ढंग से आगे बढ़ते हो, ये स्मार्ट स्टडी है। चीजों को ट्रिक से याद कर लिया आप लोगों ने, ये स्मार्ट स्टडी है। मतलब परंपरागत तरीका क्या, आप पूरा का पूरा पढ़ रहे हो, बहुत बड़े बड़े पोथी पिताकड़े लेके आ गए, ग्रंथ लेके आ गए, क्योंकि ग्रंथ देखने में मतलब लोक लुभावने होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें से प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता। अरे तेरे काका जी इन्हें याद नहीं रख सके पूरा, तो बाहर नहीं जाने का तो सवाल ही क्या है, याद रखना जरूरी है ना। वहां पे कोई थोड़ी ना आएगा फरिश्ता जो तुम्हें ये ग्रंथ पूरा का पूरा सुनाएगा वहां कान में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले शिक्षण सामग्री का चुनाव करना आना चाहिए कि हमारे लिए कभी भी शिक्षण सामग्री का चुनाव करते हो ना, एक चीज ध्यान में रखना कि जो शिक्षण सामग्री आप ले रहे हो क्या उसे 2 बार आप दोहरा सकते हो या नहीं। यदि उस शिक्षण सामग्री को आप याद करने के बाद 2 बार रिवीजन नहीं कर सकते हो तो वो आपके किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ आपका मन बहलाने के लिए, राजी करने के लिए, वो सिलेक्शन के लिए नहीं, या फिर कहीं कोई किसी के प्रूफ देखने हैं या क्रॉस चेक करना है उसके लिए है। ठीक है, मैं भी पहले कंपटीशन की तैयारी करता ना, देखो प्रकाशन का नाम अब मैं नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन मैं भी तैयारी करता ना, इतने मोटे ग्रंथ आते थे उनको लाके रख देता। एक तो फॉन्ट भी इतने कम मतलब झीणे दिए हुए होते थे, न तो उसको पढ़ने का इंटरेस्ट आता, भगवान कसम उसमें से कभी मैंने एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर पढ़ने की इच्छा तक नहीं हुई। और वो कब काम आता था? जब कहीं फंसते तो सिर्फ प्रूफ देखने के, हाँ इसका क्या हो सकता है कि उसमें पक्का मिलेगा, लेकिन वो कभी पढ़ने में आए नहीं, न कभी सिलेक्शन में वो काम आए। तो सिलेक्शन में चीजें काम आती है सारगर्भित, लेकिन उसमें आप लोगों को चुनाव करना होता है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सफलता के लिए, रिवीजन। और फिर आप जैसे रिवीजन कर रहे हो, और जैसे ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है, अब यहाँ पे देखोगे ना कि खानवा के युद्ध में साथ देने वाले, तो ये पूरे नोट्स ही बने हुए पूरे, ये जैसे ये चीज लिखी हुई है ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है। अब जैसे यहाँ पे बयाना का युद्ध, तारीख हाईलाइट कर दी, बस खेल खत्म। बस इस तरीके से नोट्स बनाने होते हैं। और उसके बाद में नोट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अलग से नोट्स लिखने ही जरूरी है, सबके पढ़ने के पैटर्न अलग अलग होते हैं। आप अलग से नोट्स नहीं बना पा रहे हो, आप इसी के अंदर बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, आपके नोट्स इसी के अंदर प्रिपेयर हो जाएंगे। क्यों? आपको पता है कि मुझे इनमें से क्या चीज पढ़नी है, क्या छोड़नी है, कंसेप्ट समझ में आ गया। पूरी की पूरी स्टोरी को कोई हाईलाइट कर रहा है, पूरी स्टोरी वापस रिवीजन करने बैठ रहा है। अरे तेरे काका जी बटे स्टोरी कौन पूछे एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट और कंसेप्ट, यदि समझ में आ गया तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लोगे फिर। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और यहाँ पे ये पैटर्न जो है मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि रिवीजन के अंदर मैंने इसलिए ये पेज शामिल करके ये पैटर्न बताया कि इस तरीके से हाईलाइट करो और इस तरीके से आगे बढ़ो। फिर रिवीजन कैसे करना है, जैसे 3-4 चैप्टर पढ़ लिए वापस पीछे आओ, थोड़े आगे चले गए वापस पीछे आओ। फिर इतिहास पूरा हो गया तो 3-4 दिन का समय लेके पूरा इतिहास वापस रिवाइज कर लो। और साथ साथ में अभ्यास करते रहना, साथ साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे अभ्यास करते रहना। इनसे क्या होगा, इनसे पता चलेगा आप लोगों को कि मैं प्रश्न भी कर पा रहा हूं या नहीं। कि भाई एग्जाम में तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां पे गाथा लिखनी नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं कर पा रहा हूं या नहीं, मेरी ये मानसिक योग्यता जो है वो उसके लायक बनेगी या नहीं बनेगी, मैं ऑप्शन में से निकाल पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों को हम भी प्रैक्टिस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं कि आप अभ्यास जरूर करें। तो इनसे आप लोगों को अपनी कमजोरी पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कौन से टॉपिक में आप अच्छे हो गए हो, कौन से नहीं हुए हो। वहां पे यदि आप कोई वस्तुनिष्ठ बुक मिलाते हो या मॉडल पेपर वगैरह जैसे मिलाते हो, तो उसमें मिलाने का तरीका है जैसे कि ये प्रश्न दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए और यहाँ पे उत्तर दे रखा है। तो देखो एक बार तो आपने पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ते हो तो उत्तर को छुपा के पढ़ना है। पहले ही उत्तर देख ले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, यदि पहले ही उत्तर देख लिया तो उसका कोई मतलब नहीं। कई जने क्या करते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते समय निशान लगा देते सही उत्तर के। अब एक बार सही उत्तर आपने लगा दिया निशान, अब वो किताब आपके कोई काम की नहीं है, उसे साइड में रख देना। क्यों? क्योंकि अब दूसरी बार जब भी देखोगे आपका ध्यान सीधा इधर जाएगा, आपके दिमाग में चिंतन मनन होना सब बंद, और ये फिर किसी काम की नहीं रह जाती। एक चीज और ध्यान रखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब मिलाते हो तब यहां कहीं निशान नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ आपको ये जांचना होता है कि मैं सही कर पा रहा हूं या नहीं, ये मन में पता चल जाता है अपन को, यहां कहीं निशान नहीं लगाना। और जो प्रश्न आपका गलत होता है, अब ये तो क्या है, ऑप्शन है जैसे कि, ठीक है ये प्रश्न है, ये ऑप्शन है 4, ठीक है। अब जो प्रश्न गलत हुआ है उस प्रश्न के निशान लगाओ सिर्फ,
प्रश्न के, न कि ऑप्शन के। जो गलत हुआ है, जो सही हुआ है उसके लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो आप लोगों को याद हो गया, इसलिए वो सही हो गया है, वो आपकी स्थायी मेमोरी में चला गया। जो प्रश्न गलत हुआ है उसके लगाओ निशान, क्योंकि अगली बार आप रिवीजन करोगे, जब देखना चाहोगे तो जो आपका गलत हुआ था उसको देखना जरूरी है। तो इसमें पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न मेरा जो है वो मुझे देखना है, जहां मेरी कमजोरी थी। अब उसमें भी मैं पंडित हो गया हूं, तो उसके भी फिर वो आपके काम हो गया। ये तरीके हैं पढ़ने के, रिवीजन का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, इस पैटर्न से बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा मैंने कुछ चीजें यहां पे लिखी है। हाँ, एक और रिवीजन के तरीके में ये चीजें काम आती है। आप छोटी छोटी चिट बनाइए, ठीक है, छोटी छोटी चिट बनानी है। चिट बनाई छोटी छोटी, उसमें क्या है कि जैसे जो सारगर्भित चीजें, जैसे राणा सांगा के युद्ध हो गए, वो एक चिट पे लिख दिए, वो चिपका दिया सामने, परमानेंट नहीं, टेम्पररी, ठीक है। अब उस पे क्या बार बार नजर पड़ेगी, थोड़ा सा कुछ पढ़ रहे, चलते फिरते नजर पड़ गई, वो स्थायी मेमोरी में चली जाएगी चीजें। अब वो डेली टास्क के अंदर शामिल करो इसे, वो हो गया काम, अगले दिन अगली चिट बना देना। इस तरीके से वो चिट भी आप लोगों के काम आती है, और ये चीजें क्या होगी, स्थायी मेमोरी में ले जाती है। इसके अलावा देखो, हाँ, उत्तर की बजाय आप प्रश्न याद करने की ज्यादा कोशिश करें। ज्यादातर आपको यही कहते हैं ना कि हाँ उत्तर याद करो, उत्तर याद करो। मैं कह रहा हूं कि उत्तर की बजाय प्रश्न याद करने पे फोकस करो। कैसे? प्रश्न याद करने में। अब देखो, प्रश्न याद कैसे करोगे? राणा सांगा की उपाधियां कौन कौन सी है। अब जब उपाधियां कौन कौन सी है, आप प्रश्न पे फोकस कर रहे हो, आप लोगों को 100% उपाधियां याद होगी, ठीक है, कि हाँ गागरोन का युद्ध कब हुआ। अब जब दिमाग में ये चीज आ रही है गागरोन का युद्ध कब हुआ, तो आप लोगों को 100% उसकी डेट याद आएगी, ठीक है। ये चीजें प्रश्न याद करने और प्रश्न याद किए हुए कैसे काम आएंगे आप लोगों के, जब आप डिस्कशन करते हो। डिस्कशन बहुत ज्यादा करना, रिवीजन और याद रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। जैसे ही आप डिस्कशन करोगे चीजें, तो वो उसमें क्या होगा, प्रश्न याद करोगे। और प्रश्न याद करने का मतलब है उत्तर डेफिनेटली याद है, वो आपके फिर भूलने वाले आप नहीं हो। क्योंकि किसी को पूछेंगे अपन, तो अपन भी पूछेंगे तो प्रश्न याद करेंगे ना, तो प्रश्न याद करेंगे तो अपन को उत्तर ही याद नहीं है, तो अपन प्रश्न याद करने का मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए अपन पहले उत्तर याद ऑटोमेटिक होता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ, आप लोग कहां पे बैकफुट पे जाते हो कि आप लोगों के सामने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आपके अनुसार आप लोग उसमें अव्वल हो चुके हो, लेकिन कहीं से निकल के कोई अनदेखा प्रश्न आ जाता है, कोई फलानियों पूछ ले के बताइए तूने ये टॉपिक पढ़ा, बताइए। अब मान लीजिए आपको वो प्रश्न नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया, कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है, मतलब एक टॉपिक, एक ही टॉपिक पे पीएचडी की जा सकती है, तो जरूरी थोड़ी है कि वही प्रश्न एग्जाम में बनेगा ही। और मैं बता रहा हूं, आप लोगों को कई बार बताया है कि 40% तो रहता है पेपर सरल, ठीक है, पेपर का स्तर 40% जो है वो रहता है सरल, 30% आपके रहता है मध्यम, और 30% रहता है कठिन। लेकिन वो कठिन भी किसके लिए, जो पढ़े नहीं। मैं कह रहा हूं पढ़ने वालों के लिए तो कठिन वाला हटा ही दो, होता ही नहीं शामिल, ठीक है। तो 2-4 प्रश्न, 2-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो नए दिखते हैं। अब आपको तो क्या, हमको भी नए लगेंगे। अब हम इतना साल से कंपटीशन एग्जाम के टच में रहते हैं, लेकिन हमें भी नए लगेंगे, तो वो सभी के लिए नए हैं। वो जो है स्टूडेंट को कभी भी एग्जाम से बाहर नहीं कर सकते, दौड़ से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन आप सरल प्रश्न को गलत करते हो तो आप मानकर चलो कि एग्जाम से और आप इस दौड़ से सीधे सीधे बाहर हो। तो इसलिए कभी भी इन अनदेखे प्रश्नों से घबराना नहीं है, ठीक है। देख लिया तो ये भी आपके इस मेमोरी में चला गया, अच्छी बात है। लेकिन आप ये मन में लाते हो कि यार मुझे तो याद ही नहीं पड़ा हुआ, क्या मतलब। जब ये भावनाएं आती है तो जो आपका पढ़ा हुआ है वो भी आपका साथ नहीं देता। इन चीजों को निकालो। और ये चीजें कब निकलेगी, जब आप अभ्यास करोगे बहुत अच्छे से। फिर आप देख पाओगे कि 40 प्रश्न में से मैं 35 कर पाया, 30 कर पाया। अब मेरी क्या कमी है कि इन 5 प्रश्नों की तो कमी है, बाकी क्या है, बस। तो ये धीरे धीरे जैसे आप टाइम दोगे, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इसीलिए कहा जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। अरे रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब सीला पे निशान पड़ सकता है तो आपको याद होना क्या कठिन चीज है। ये इसीलिए कहा जाता है, जितना आप टच में रहते हो रेगुलर, जितना प्रैक्टिस करते हो, जितना रिवीजन करते हो। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक थ्योरी बताई थी, रणनीति बताई, जब कौन सी, सीआरपी थ्योरी। कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद में रोल आ जाता है रिवीजन का। रिवीजन का पैटर्न आज बता दिया, उसके बाद में प्रैक्टिस, और फिर वापस ये जो है चलता रहता है। लेकिन रिवीजन वर्तुलाकार, और जो टिप्स आप लोगों को आज मैंने बताई है वो सारी की सारी ध्यान में रखनी है। और भी कोई सवाल आपका है, या जो मन में आती है चीजें, डाउट रहते हैं, तो आप लोग बता सकते हो। मैं जैसे ही समय सेट होगा मैं बताऊंगा कि हाँ ये चीजें। वैसे मेरे को खुद को पता है, क्योंकि मैं खुद भी विद्यार्थी रहा हूं।
मैंने खुद मेहनत की है, ठीक है, और मेहनत के दम पे ही सरकारी नौकरी में आए हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या समस्याएं विद्यार्थियों के सामने आती है। आप लोग कई बार कहते हो ना कि सर हम ये सोच ही रहे थे और आपको कैसे पता कि ये इशू इस समय आएगा। तो भैया बहुत करीब से कंपटीशन एग्जाम देखे हैं, दिए हैं, सफलताएं पाई है, और इसीलिए इस फील्ड में आए हैं कि और भी विद्यार्थी सफलता प्राप्त करें, और कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पता होता है कि इस किस समय कौन सी जरूरत विद्यार्थी को होती है। तो वहां पे जो है मैं खुद से ही बता देता हूं कि ये चीजें इस तरीके से हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है जीजीडी पे अपना पूरा का पूरा बैच विद्यार्थियों के लिए पूरे हृदय खोल के जो है निःशुल्क रूप से चल रहा है। तो जिनके पास में ये सूचना नहीं है वहां जरूर पहुंचाते। मैं हर क्लास में आप लोगों को नहीं कहता कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अरे ये चीजें होती रहेगी। लेकिन आपके पास में कोई पढ़ने वाला और उसे पता ही नहीं है इस चीज का कि वो भाई कहीं से पेड भी पढ़ रहा है कोर्स, लेकिन यहाँ से क्लासेस जरूर देख ले, क्योंकि यहाँ एग्जाम अप्रोच के अनुसार और मतलब याद करवाने के पैटर्न पे करवाई जा रही है। तो किसी न किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है ना। और आप लोग जीजीडियंस हो तो आप लोगों का तो ये फर्ज बनता ही है। तो और कोई डाउट रहा हो तो बता देना। जो टॉपर्स का तरीका है वो मैंने बता दिया। टॉपर्स कभी भी यूं मारवाड़ी में क्या बात वर्णन नहीं करें, ठीक है, कि सारी चीजें एक साथ पढ़ लो, नहीं। टॉपर्स जो है बहुत व्यवस्थित और सही तरीके से चलता है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है। कई सारे टॉपर्स से बात कर चुके हैं हम, कई सारे इंटरव्यू किए हैं, कई सारे चीजें की है, तो उनसे जो निष्कर्ष निकल के आता है, जो निचोड़ होता है, वो मैंने बताया कि ये तरीका है भैया। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना फॉलो कर पाते हैं। एकदम से मान लीजिए फॉलो नहीं भी हो, धीरे धीरे तो होगा। जैसे जैसे आप लोगों के ये आता जाएगा भाई लय में, रूटीन में, धीरे धीरे फॉलो होने लगेगा, ठीक है। चलिए साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।